वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, या इसका दूसरा नाम होता है 1935 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम। 1858 के बाद हमने 4 अधिनियम पढ़े हैं। 1861 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम और 1919 का अधिनियम। अब 4 अधिनियम पढ़ने के बाद ये 5वें नंबर का अधिनियम है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। देखो, ये जो अधिनियम आए हैं 1858 के बाद, इन अधिनियमों का जो नाम है वो अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है। जैसे किसी किताब में इनका नाम लिखा रहेगा कि भारत सरकार अधिनियम, किसी किताब में इनको नाम से मिलेगा कि भारत शासन अधिनियम, किसी किसी किताब में इनका नाम मिलेगा भारत परिषद अधिनियम। आपको इनके नामों में कन्फ्यूजन नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये तो डिपेंड करता है जिस राइटर ने वो किताब लिखी है। जैसे बाईचांस मान लो कोई किताब है पॉलिटी की और उस किताब में 1861 का जो अधिनियम है उसको भारत परिषद अधिनियम नाम दिया गया, तो इसका मतलब ये है कि जिस राइटर की वो किताब है उस राइटर ने जो 1861 का अंग्रेजों का जो अधिनियम है उसको परिषद के लिए महत्वपूर्ण माना था, इसलिए उसने उसको नाम दे दिया 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। ये तो अलग अलग राइटर की खुद की मान्यता है। अंग्रेजों की तरफ से तो अधिनियम नाम से आता था 1861 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम और 1919 का अधिनियम। ठीक है, तो हमें बस ईयर से याद रखना है, इनके नामों में कन्फ्यूजन मत होना कि ये परिषद अधिनियम है कि भारत सरकार अधिनियम है कि भारत शासन अधिनियम है। ठीक है, नामों में कन्फ्यूजन मत होना, बस ईयर को याद रखना कि ये 1961 का है, ये 1861 का है, ये 1892 का है, ये 1909 का है, ये 1919 का है। इस तरह से याद रखना। आज हम पढ़ने वाले हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम। इसका ये हमारी जो पॉलिटी की सीरीज चल रही थी, इस पॉलिटी की सीरीज का 7वां लेक्चर है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है 7वां, इससे पहले 6 लेक्चर हो चुके हैं। तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो लोग इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो पहले वो वीडियोस देख लें, तो ये वाला वीडियो उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड लिलिथ को कमेटी की सिफारिश पर आया, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित। ये जो 1935 का अधिनियम है ये किसकी सिफारिश पर आया था? तो लॉर्ड लिलिथ को, ये अंग्रेजी एक अधिकारी थे, अंग्रेजों के एक अधिकारी थे उस समय। इनकी एक कमेटी बनाई गई और इन्हीं की कमेटी की सिफारिश पर 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया। लेकिन ये जो भारत सरकार अधिनियम किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो ये था साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित, जो 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन आया था और जिन्होंने 1928 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, तो उसी रिपोर्ट पर यह आधारित था। अगला पॉइंट देखते हैं। यह एक बड़ा और विस्तृत दस्तावेज था। इसमें 321 धाराएं तथा 10 अनुसूची और इसके 14 भाग थे। मतलब ये जो है 1935 का अधिनियम ये अपने आप में एक बहुत विस्तृत था। ये इतना विस्तृत था कि इसमें एक 321 धाराएं, यही धाराएं जब बाद में हमारा संविधान बनाए तो इन धाराओं को नाम दिया है संविधान के आर्टिकल। ठीक है, अनुच्छेद। और ये 10 अनुसूची थी उसमें, इसमें ये बहुत बड़ा था, विस्तृत था। इसमें 10 अनुसूची थी और इसके 14 भाग थे। तो यहाँ से इस बात को समझा जा सकता है कि ये कितना बड़ा रहा होगा। ठीक है, और आज़ादी के बाद और हम इसकी विस्तृतता का जो एक प्रश्न है वो इस बात से भी समझ सकते हैं कि आज़ादी के बाद जब भारत का संविधान बना था तब इसी अधिनियम का 2/3 भाग सीधा सीधा अपने संविधान में ले लिया गया। इसलिए 1935 के इस अधिनियम को भारत के संविधान की ब्लूप्रिंट कहा जाता है। मतलब क्या है कि जब 1947 ईस्वी में भारत आज़ाद हो गया तो उसके बाद जब भारत का संविधान बना है तो उस संविधान का जो स्रोत है, हमारा संविधान जो बना है वो अलग अलग देशों के संविधान से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट उसमें से लिए गए हैं, इस तरह से बनाया है। तो जो 1935 का अधिनियम था इसका 2/3 भाग, ये इतना इम्पोर्टेंट था कि इसका 2/3 भाग जैसा का तैसा हमने अपने संविधान में समाहित कर लिया। ठीक है, तो इसलिए 1935 के इस अधिनियम को, ये जो 1935 का अधिनियम है, इसीलिए इसको भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहते हैं।
भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका 2/3 भाग सीधा सीधा हमने अपने संविधान में रख लिया था। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। अब इस अधिनियम के तहत कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, कुछ पॉइंट डिस्कस किए गए हैं। तो वो महत्वपूर्ण कदम कौन से थे उनको हम डिस्कस करते हैं। पहला देखो, पहला है भारत परिषद समाप्त कर दी गई। जो ब्रिटेन में भारत परिषद हुआ करती थी, भारत सचिव था, उसके अंडर में एक भारत परिषद होती थी 15 सदस्यों की, उस भारत परिषद को खत्म कर दिया गया है इस एक्ट के तहत, 1935 के एक्ट के तहत। अगला काम क्या है कि द्वैध शासन प्रणाली केंद्र में लाई गई, प्रांतों में समाप्त की गई। जो द्वैध शासन प्रणाली थी, हमने 1919 के में देखा कि द्वैध शासन प्रणाली केंद्रों की जगह प्रांतों में लागू कर दी गई। तो हमने वहां पर प्रश्न भी देखा था कि सबसे पहले प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली सर्वप्रथम कब लागू की गई, तो 1919 के अधिनियम में, वो हम देख चुके हैं। अब 1935 का अधिनियम है, इसमें क्या किया कि प्रांतों से तो हमने द्वैध शासन खत्म कर दिया और वो द्वैध शासन केंद्र में जाके ला दिया। तो यही है अगला पॉइंट, द्वैध शासन प्रणाली केंद्र में लाई गई और प्रांतों से समाप्त की गई। अगला पॉइंट, भारत को पहली बार अंग्रेजों ने संघ कहा और अखिल भारतीय संघ की स्थापना की। भारत को सबसे पहले, अब यहाँ पर पहली बार अंग्रेजों ने भारत को एक संघ कहा। भारत को अंग्रेजों ने कहा कि भारत अब एक संघ है और संघ है। अब इस संघ के जो अंग हैं वो कौन से होंगे? ब्रिटिश भारत के अंदर जितने भी प्रांत हैं वो प्रांत, और जितने भी देसी रियासतें हैं, मतलब जो स्वतंत्र राजा हैं वो सभी इस संघ के अंग होंगे। क्या बात कही? जैसे कि ये भारत को पहली बार अंग्रेजों ने संघ कहा और अखिल भारतीय संघ की स्थापना की। भारत को पहली बार अंग्रेजों ने संघ कब कहा? अगर ऐसा प्रश्न बनता है तो बता देना। 1935 के भारत सरकार अधिनियम है, 1935 के अधिनियम में, और इस तरह से अखिल भारतीय संघ की स्थापना की। इनकी जो अखिल भारतीय संघ की स्थापना का जो उद्देश्य था, ये उद्देश्य इनका क्या था? ब्रिटिश प्रांतों और देसी रियासतों को इस संघ की इकाइयां माना और ये सभी इकाइयां अखिल भारतीय शॉर्ट में लगाएं, अखिल भारतीय संघ के अधीन प्रशासन करेंगी। और इस प्रकार प्रशासन करने के लिए 3 सूचियां बनाएंगे। मतलब क्या है? सबसे पहली बार अंग्रेजों ने भारत को एक संघ कहा था और ये कहा था कि ब्रिटिश भारत के अंदर जितने भी प्रांत आ रहे हैं वो सभी प्रांत, और इस भारत के अंदर जितनी देसी रियासतें हैं वो सभी इस संघ के अंग होंगे और ये सभी इस संघ के अंदर, मतलब अंतर्गत कार्य करेंगे। ये जो अपना प्रशासन करेंगे अब इस संघ के अंतर्गत करेंगे। ऐसी उनकी राजनीति थी। ब्रिटिश भारत के अंदर जितने प्रांत थे उन्होंने तो इस अवधारणा को स्वीकार कर लिया, क्योंकि अंग्रेज तो चाहते थे कि भारत के बहुत बड़े भूभाग पर हमारा आधिपत्य हो। अभी तक क्या था कि अंग्रेज केवल ब्रिटिश भारत के ऊपर ही राज कर रहे थे, देसी रियासतों पर नहीं गए थे। अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने के बाद उन्होंने ये आह्वान किया कि अब जो देसी रियासतों के राजा हैं वो भी इस अखिल भारतीय संघ के मेंबर होंगे और वो अब अखिल भारतीय संघ के अंतर्गत कार्य करेंगे। लेकिन इसका जस्ट उल्टा हुआ परिणाम तो हम बाद में समझेंगे, पहले ये देख लेते हैं। और ऐसा इन्होंने कहा था कि ब्रिटिश प्रांतों और देसी रियासतों को इस संघ की इकाइयां माना। ब्रिटिश भारत के अंतर्गत जो प्रांत थे उनको और देसी रियासतों को इसकी इकाइयां माना, और ये सभी इकाइयां अखिल भारतीय संघ के अधीन प्रशासन करेंगी। और ये जो सभी इकाइयां अब बनेंगी वो अखिल भारतीय संघ के अंदर प्रशासन करेंगे, मतलब राजा भी अब अंग्रेजों के अधीन कार्य करेंगे। ऐसी उनकी रणनीति थी। और इस प्रकार प्रशासन करने के लिए 3 सूचियां बनाई। और इस तरह से अंग्रेजों ने ये कहा था कि अब जितने भी हमारे विषय होंगे, बहुत विषय हैं, अब हम उनकी सूची बनाते हैं। अब कि इसकी सूची बनाते हैं और एक बनाएंगे हम संघीय सूची। इन्होंने एक संघ सूची बनाई थी और एक बनाई थी प्रांतीय सूची, इसमें बहुत सारे विषय थे, और एक बनाई थी संवर्ती सूची। मतलब 3 तरह की सूचियां बनाई और इसमें विषय रखे अलग अलग तरह के। इन्होंने कहा था कि संघीय सूची, इसमें उन्होंने रखे थे 59 विषय, और प्रांतीय सूची बनाई थी उसमें 54 विषय रखे थे।
समवर्ती सूची बनाई थी उसमें 36 विषय रखे थे। इस तरह से उन्होंने ये 3 सूची बनाई थी और इन्होंने ये कहा था कि ये जो संघीय सूची है इस पे तो जो हमारा अखिल भारतीय संघ है, अखिल भारतीय संघ ये कानून बनाएगा और लागू करेगा। और ये जो प्रांतीय सूची है, प्रांतीय सूची पर कौन कानून बनाएगा? प्रांतीय सूची में जितने भी विषय हैं उन विषयों पर प्रांतों के गवर्नर और देशी रियासतों के राजा कानून बनाएंगे और अपना प्रशासन करेंगे। और ये जो समवर्ती सूची है इसके अंतर्गत जितने भी विषय हैं उन पर प्रांतों के गवर्नर और केंद्र सरकार में जो अखिल भारतीय संघ है ये दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। ठीक है, ये उनका मतलब एक अवधारणा थी इस तरह से, लेकिन इसका जो परिणाम था वो जस्ट उल्टा हुआ। इसका जो निष्कर्ष निकला वो कुछ गलत निकला। इसका निष्कर्ष क्या हुआ कि देशी रियासतों के शामिल न होने के कारण संघीय व्यवस्था असफल हो गई। जो अंग्रेज संघीय व्यवस्था लेकर आना चाह रहे थे वो व्यवस्था असफल हो गई, क्योंकि देशी रियासतों के राजाओं ने इनकार कर दिया सीधा। क्योंकि राजाओं को ऐसा लगा कि अभी तक तो हमारे ऊपर कोई नहीं था, हम स्वतंत्र अपना राज कर रहे थे, अगर हम इस अखिल भारतीय संघ के मेंबर बन जाते हैं तो अब हम भी इसी के अधीन कार्य करेंगे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे ऊपर कोई दूसरी सरकार आ जाएगी। तो इस वजह से राजाओं ने मना कर दिया। मतलब अंग्रेज भारतीय जनता को इतना बेवकूफ़ समझ रहे थे कि उन्हें लगा कि ऐसा ये मान लेंगे, लेकिन भारतीय राजाओं ने मना कर दिया कि हम इस अखिल भारतीय संघ के सदस्य नहीं बनेंगे, हम अपना स्वतंत्र रहना ही चाहते हैं, ऐसे ही रहेंगे। इस कारण से ये जो अखिल भारतीय संघ की जो अवधारणा थी वो असफल हो गई। आज हम जो वर्तमान में अपने संविधान में जो 3 सूची देखते हैं कि 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो वो सूची सबसे पहले कब बनी? वो यहीं पर बनी। प्रश्न अगर ऐसे आए कि ये बताओ 3 तरह की जो सूचियां हैं वो सबसे पहले कब बनी थी, तो 1935 के अधिनियम के तहत ही वो सूचियां बनी थी। और उनमें कितने कितने, तब ये जो सूची बनी है ये अंग्रेजों ने बनाई है। ठीक है, जब भारत का संविधान बनेगा तब सूचियां बनेंगी, उसमें वो भारतीय बनाएंगे, उसमें कुछ अलग अलग विषय होंगे। ये अंग्रेजों ने बनाई थी, तो उनके हिसाब से कितने विषय थे? संघ सूची में 59, प्रांतीय सूची में 54। ये जो प्रांतीय सूची है बाद में जाके इसको राज्य सूची कर दिया गया है, इसका नाम बदलकर राज्य सूची कर दिया गया है। तो समवर्ती सूची में 36 विषय थे, ये अंग्रेजों ने सूचियां बनाई थी और जो सूचियों का कंसेप्ट है वो यहीं से आया था। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि बताइए अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ के अंतर्गत जो संघीय सूची बनाई थी उसमें कितने विषय थे? तो बता देना 59 विषय थे। प्रांतीय सूची में कितने विषय थे? तो 54। समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो 36 विषय। ठीक है, प्रश्न इस तरह से आएगा कि द्वैध शासन प्रणाली प्रांतों से खत्म करके केंद्र में कब लाई गई? तो ये 1935 के अधिनियम के तहत ही। उसके बाद ऐसा भी आ सकता है कि ये बताओ भारत परिषद को किस अधिनियम के तहत खत्म किया गया है? तो भारत परिषद को 1935 के अधिनियम के द्वारा खत्म किया गया है। अगला देखते हैं पॉइंट, केंद्र की तरह अब प्रांतों में भी उत्तरदायी सरकारें बनेंगी। इन्होंने ये कहा था कि जिस तरह से केंद्र में उत्तरदायी सरकार बनेगी, उत्तरदायी सरकार का मतलब जनता के द्वारा चुनकर सरकार आएगी, वैसे ही जैसे केंद्र में उत्तरदायी सरकार बनेगी वैसे ही प्रांतों में भी उत्तरदायी सरकार बनाई जाएगी। ये अगला पॉइंट था। और ये सभी सरकारें केंद्र सरकार के अधीन में रहेंगी और जितनी भी हम प्रांतीय जो सरकारें बनाएंगे, प्रांतीय उत्तरदायी सरकारें बनाएंगे, ये सभी सरकारें केंद्र सरकार के अधीन रहेंगी, केंद्र सरकार के अधीन रहेंगी। और केंद्र को प्रांतों की इन सरकारों का संघ कहा गया और पहली बार ऐसा किया गया, ये जो केंद्र है, केंद्र को इन प्रांतों का, जो प्रांतों की जो सरकारें थी वो सभी किसके अधीन काम करेंगी? अब केंद्र के अंतर्गत। तो केंद्र को इन प्रांतीय सरकारों का संघ कहा गया। तो इस प्रकार भारत में पहली बार संघीय सरकार अस्तित्व में आई। संघीय सरकार का मतलब क्या है कि केंद्र की जो सरकार है वो हमने संघ मान लिया और उसके अंडर में जितने भी प्रांतों की सरकारें हैं वो सब काम करेंगी। तो ये सब काम करेंगे उस केंद्र के अंदर, उस संघ है उसके अंतर्गत, तो इसको कहते हैं संघीय सरकार।
तो ये जो हमारा कंसेप्ट है संघीय सरकार का कंसेप्ट, वो सबसे पहले अस्तित्व में आया था 1935 के इस अधिनियम के तहत। अगर प्रश्न ऐसे बने कि ये बताओ संघीय सरकार की अवधारणा सर्वप्रथम कब आई, तो 1935 के एक्ट के तहत ही आई। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो हमारे प्रांत थे, प्रांतों में कहा गया था कि अब यहाँ पर भी उत्तरदायी सरकार बनाई जाएगी और यहाँ की जो सरकारें होंगी वो केंद्र की जो सरकार है उनके अंतर्गत काम करेंगी। क्यों? क्योंकि केंद्र की जो सरकार है, हम उस केंद्र का नाम बदल के हम संघ बोल रहे हैं, वो संघ है। और किन का संघ है? इन सभी सरकारों का ग्रुप है संघ। तो इसलिए संघीय सरकार पहली बार हमारे अस्तित्व में आई। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। केंद्र सरकार, जिसका नाम हो गया था संघीय सरकार, तो केंद्र सरकार की तरह प्रांतीय सरकारों में भी द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। और कहा गया था कि केंद्र सरकार में जिस तरह से द्विसदनीय व्यवस्था है, उच्च सदन और निम्न सदन है, उसी तरह से के प्रांतों में भी दो सदन होंगे। प्रांतों में जो सरकारें बनेगी उसके दो सदन होंगे, ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, तो विधानसभा और विधान परिषद भी, अगर प्रश्न ऐसे बने कि बताओ विधानसभा केंद्रों में राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद का जो कंसेप्ट है सबसे पहले कहाँ आया, तो वो 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही आया। तो प्रश्न ऐसा बनता है कि ये बताओ कि जो केंद्र राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद जो कंसेप्ट है ये कहाँ से आया था, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। क्योंकि जब भारत का संविधान बना है तो ये बहुत से देशों के संविधान का स्रोत है, तो वहाँ से एक स्रोत ये भी है 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो जब हम पढ़ेंगे कि भाई अमेरिका से हमने ये लिया है, ऑस्ट्रेलिया से हमने ये लिया है, इससे हमने ये लिया है, तो वहाँ हम ये भी पढ़ेंगे कि 1935 के अधिनियम से हमने क्या क्या लिया है। तो ये भी लिया है हमने कि भाई जो प्रांतों में विधान परिषद और विधानसभा बनेगी, ये कहाँ से इस कंसेप्ट आया है, इस अधिनियम के तहत। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, यहाँ तक हो गया। देश में मुद्रा नियंत्रण के लिए आरबीआई एक्ट 1934 के तहत यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई की स्थापना की गई। मतलब क्या है, देखो 1935 से पहले भारत के अंतर्गत जो पैसा छापने वाली कंपनियां थी वो प्राइवेट तौर पर काम कर रही थी अंग्रेजों की। तो क्या हुआ कि 1934 ईस्वी के बाद, 1933 या 34 ईस्वी के लगभग बाद पैसों का विनिमय भारत में बहुत गड़बड़ हो गया, बहुत ज़्यादा होने लगा, तो उसको नियंत्रित करना था। तो 1934 ईस्वी में ये जो 35 का एक्ट आया है उससे एक साल पहले 1934 ईस्वी में एक एक्ट आया, आरबीआई एक्ट 1934। तो इस एक्ट के तहत एक कमेटी बनाई और उसके अध्यक्ष थे यंग हिल्टन। तो इस कमेटी का नाम रखा यंग हिल्टन कमेटी। तो इस यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश पर इसने कहा था कि भारत में मुद्रा का जो विनिमय है, अगर तुम नियंत्रण करना चाहते हो तो मुद्रा विनिमय के लिए एक सरकारी संस्था बनाओ और पैसा केवल वही छापेगी, इसके अलावा कोई नहीं छापेगा, तो हम मुद्रा का नियंत्रण कर सकते हैं। तो इनकी यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश पर ही आरबीआई की स्थापना की गई है। कब की गई है? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई की स्थापना। ठीक है, अगला पॉइंट, न्यायिक मामलों को देखने के लिए एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना 1937 ईस्वी में की गई है, जो 21 जनवरी 1950 को भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट बन गया। मतलब क्या है कि न्यायिक मामलों को, इसके अंदर एक और कदम उठाया गया, सातवां ये जो अगला पॉइंट है कि न्यायिक जितने भी मामले होंगे उनको देखने के लिए एक हम संघीय न्यायालय बनाएंगे। संघीय न्यायालय क्या? क्योंकि हमने केंद्र सरकार को संघ सरकार बना दिया, संघ बना दिया, तो संघीय न्यायालय। अब अगर आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट तो हमने पहले ही बना लिया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में, तो उस सुप्रीम कोर्ट का क्या हुआ जब तुमने ये बनाया है? तो वो सुप्रीम कोर्ट तो 1858 में ही खत्म हो गया था, जब बीओडी और बीओसी को खत्म करके कंपनी को वापस भेजा था। वो कंपनी के लिए स्पेशल आया था, जब कंपनी को वापस भेजा तो वो सुप्रीम कोर्ट वहीं खत्म हो गया। ये बनाया अलग दूसरा न्यायिक मामलों को देखने के लिए 1937 ईस्वी में दिल्ली में एक
ये संघीय न्यायालय, संघीय इसका नाम क्या, क्योंकि ये संघ का न्यायालय है इसलिए संघीय न्यायालय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेडरल कोर्ट। तो इस संघीय न्यायालय की स्थापना की और यही संघीय न्यायालय स्वतंत्रता के बाद 21 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट बन गया है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसको डिस्कस किया। यहाँ से प्रश्न बहुत सारे बन सकते हैं, तो आप समझ, यहाँ से प्रश्न बनेगा, बताइए आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो बता देना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। किस कमेटी की सिफारिश पर हुई, तो यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश पर। आरबीआई एक्ट कब आया, 1934 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि भारत में जो फेडरल कोर्ट है उसकी स्थापना कहाँ पर हुई, दिल्ली में हुई थी। कब हुई थी, 1937 में हुई थी। और ये फेडरल कोर्ट भारत का सुप्रीम कोर्ट कब बना था, तो ये 21 जनवरी 1950 ईस्वी को बना था। अगला यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि सर्वप्रथम जो संघीय सरकार अस्तित्व में कब आई, तो बता देना 1935 के अधिनियम के तहत। और ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि सबसे पहले प्रांतों में विधान परिषद और विधानसभा ये कब बनी, विधान परिषद और विधानसभा ये कब बनी, तो ये 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही बनी। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, इसमें अगला 8वां पॉइंट है जो हमने 1919 ईस्वी का जो एक्ट पढ़ा था। इस एक्ट के तहत 1926 ईस्वी में क्या बना था, CPSC, इसको बोलते थे केंद्रीय लोक सेवा आयोग। ये जो 1919 ईस्वी का हम एक्ट लेकर आए हैं, जो अंग्रेज एक्ट लेकर आए थे, उस एक्ट के तहत 1926 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया, इसका गठन केंद्रीय लोक सेवा आयोग, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। और 1935 के एक्ट द्वारा क्या किया गया, 1935 का जो एक्ट है इसके तहत इसका नाम बदलकर ये जो CPSC है इसको हमने UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, ये जो CPSC था इसका नाम बदलकर हमने UPSC कर दिया। क्यों, क्योंकि केंद्र का नाम बदलकर अब संघ हो गया था, तो ये जो CPSC था इसको नाम बदलकर हमने UPSC कर दिया। तो संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई, संघ लोक सेवा आयोग का गठन। क्योंकि ये CPSC था, इसमें कुछ परिवर्तन किया, इसमें कुछ परिवर्तन करने के बाद ये UPSC बना। तो अगर यहाँ से प्रश्न बने कि सबसे पहले ये बताओ संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ, तो बता देना 1935 के भारत शासन अधिनियम और भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ही। अब ये जो संघ लोक सेवा आयोग है, इसके केवल इसका ही नहीं, इसके साथ साथ ये और बने थे राज्य लोक सेवा आयोग, ये बना था एक तो, और एक बना था राज्य लोक सेवा आयोग, मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो PCS है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो PCS बना था, हर एक राज्य का PCS। और उसके बाद एक और बना था संयुक्त प्रांत लोक सेवा आयोग। ये संयुक्त प्रांत लोक सेवा आयोग क्या था, ये तो हर एक प्रांत में, ये जो है ये राज्य लोक सेवा आयोग, ये क्या था, वहां के जो प्रांत थे उन प्रांतों में ये बनाएगा। कुछ ऐसे प्रांत थे जो छोटे छोटे थे, तो उनको संयुक्त रूप से उनका एक लोक सेवा आयोग बनाया गया, तो उसको बोला संयुक्त प्रांत लोक सेवा आयोग, संयुक्त प्रांत लोक सेवा आयोग। तो 1935 ईस्वी में केवल UPSC ही नहीं, संघ लोक सेवा आयोग ही नहीं, राज्य लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया था और संयुक्त प्रांत लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया था। तो यहाँ से अगर प्रश्न बनेंगे तो इस तरह से बन सकता है कि ये बताइए कि संघ लोक सेवा आयोग का गठन सबसे पहले कब हुआ, 1935 के अधिनियम के द्वारा।
राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? 1935 के अधिनियम के द्वारा। अब देखो जो जॉब है, हम आईएएस की जॉब देखते हैं, आईएएस है, आईपीएस है, और उसके बाद स्टेट में पीसीएस है। ये देखो अब यहीं से स्टार्टिंग हुई है, ये जो जॉब है ये इन्हीं स्टार्टिंग यहीं से हुई है, ठीक है। तो इनके जो संघ बने हैं, इनका एक संघ बना है, जो आयोग बने हैं, आयोग, तो वो आयोग यहीं से बने हैं इसी अधिनियम के तहत। तो 1935 के अधिनियम द्वारा यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग का भी गठन हुआ है, राज्य लोक सेवा आयोग का भी गठन हुआ है, और संयुक्त प्रांत लोक सेवा आयोग का भी गठन हुआ है। तो इनके साथ साथ इनका भी गठन हुआ है, ठीक है। 1919 के अधिनियम में के द्वारा 1926 ईस्वी में सीपीएससी, और सीपीएससी का नाम बदलकर 1935 में यूपीएससी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। अब इसके बाद 1937 ईस्वी में भारत के 11 प्रांतों में अंतरिम सरकार बनाने के लिए चुनाव करवाया गया। तो उन चुनावों का क्या परिणाम हुआ, क्या हुआ, उसको हम समझेंगे इसके जस्ट बाद। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम पढ़ते हैं अंतरिम सरकार। भारत में जो अंतरिम सरकार बनी है, किसकी सरकार बनी है, कैसे बनी है, किस तरह से चुनाव हुआ था, वो सब हम सीक्वेंस पढ़ेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके हम जस्ट बाद। इससे पहले हमने 8 पॉइंट डिस्कस किए, ये 9वां पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया था, देखो 1935 के अधिनियम के तहत ही 1937 ईस्वी में अंतरिम सरकार बनवाने के लिए 11 प्रांतों में चुनाव करवाए गए। मतलब क्या है कि भारत में अंतरिम सरकार बनाने के लिए भारत के 11 प्रांतों में चुनाव करवाए गए, और इन चुनावों के माध्यम से भारत में एक अंतरिम सरकार बनाने का प्रावधान था। तो जब 11 प्रांतों में चुनाव करवाए गए, इन 11 प्रांतों में चुनाव हुआ, तो 6 प्रांतों में कांग्रेस अपने दम पर सबसे आगे थी। तो 6 प्रांतों में तो कांग्रेस की सरकार अपने दम पर बनी, और 3 प्रांतों में गठबंधन कर लिया था, और 3 प्रांतों में गठबंधन से कांग्रेस की सरकार बनी। तो इस तरह से ओवरऑल 9 प्रांतों में, 11 प्रांतों में से ओवरऑल 9 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। इसके अलावा 2 प्रांत और बचे। ये जो 2 प्रांत बचे, एक बचा पंजाब और एक बचा बंगाल। तो जो पंजाब प्रांत था वहां पर बनी यूनिलिस्ट पार्टी की सरकार बनी, और जो बंगाल था वहां पर कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी। मुस्लिम लीग ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था, मुस्लिम लीग इसका विरोध कर रहा था, इसलिए उसने इस चुनाव में हिस्सा नहीं लिया, अंतरिम सरकार के चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। तो मुस्लिम लीग इससे नाराज था। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो अंतरिम सरकार कांग्रेस की बन चुकी थी, क्योंकि 9 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बन गई और 2 प्रांतों में इन दोनों की सरकार बनी थी। 1937 ईस्वी में कांग्रेस की अंतरिम सरकार बनने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। 1937 ईस्वी में जब कांग्रेस की अंतरिम सरकार बनी, तो उसके कुछ समय बाद 1938-39 के करीब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने के बाद भारतीय इस द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होना नहीं चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों ने जबरदस्ती द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को भी शामिल कर दिया। तो कांग्रेस के जो नेता थे उन्हें लगा कि अगर द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय भी शामिल हो गए हैं, जिसके कारण भारतीयों को जन और धन दोनों का हानि हुई है, इसका सीधा जिम्मेदार सरकार को ठहराया जाएगा। इसलिए भारतीय कांग्रेस थी, उस कांग्रेस ने मतलब द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने इनको शामिल कर दिया था। इसके विरोध में कांग्रेस ने अपनी 9 प्रांतों में बनी सरकार को 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को त्यागपत्र दिलवा दिया, इस्तीफा दे दिया। अपनी 9 प्रांतों में बनी सरकार से इस्तीफा दे दिया। किसका विरोध करने के लिए? क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में जबरन शामिल कर लिया गया था। इसके विरोध के सापेक्ष में 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को कांग्रेस ने अपनी 9 प्रांतों में बनी सरकार से इस्तीफा दे दिया। अभी जब इस्तीफा दिया तो जो कांग्रेस के इस इस्तीफे की वजह से मुस्लिम लीग
ने खुशी मनाई, मुस्लिम लीग को बहुत खुशी हुई कि चलो ठीक है, हम तो चाहते थे कि किसी तरह से कांग्रेस की सरकार ना बने, तो मुस्लिम लीग यहाँ पर खुश हुआ। और ये जो डेट है 22, इसको याद रख लेना, 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को इस डेट को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। मुक्ति दिवस, ये प्रश्न पूछता है कि ये बताओ कि मुस्लिम लीग ने सबसे पहले मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो मुक्ति दिवस मनाया था 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। क्यों मनाया था? क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस ने अपनी 9 प्रांतों में बनी सरकार से त्यागपत्र दे दिया था। इसके कारण मुस्लिम लीग खुश हो गई थी, क्योंकि मुस्लिम लीग तो इसका पहले ही विरोध कर रही थी। तो ये है हमारी अंतरिम सरकार। ये 1935 के अधिनियम के द्वारा हमारी अंतरिम सरकार बनी, कांग्रेस की बनी। कांग्रेस जो अंग्रेजों से नाखुश होने के बाद अपनी 9 प्रांतों में सरकार हटा ली। हटाने के बाद 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को इस्तीफा दिया था अपनी कांग्रेस ने। 9 प्रांतों में बनी सरकार से इस्तीफा दे दिया इस तारीख को। तो इस तारीख को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। अब इसके बाद जो द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की स्थिति बहुत दयनीय होती गई है और लगातार इसमें अगस्त प्रस्ताव, फिर क्रिप्स मिशन और इस तरह से बेबिल प्लान वगैरह बहुत आए हैं। हम उनको आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। आज के लिए बस यहीं पर अंतरिम सरकार तक आज के लिए रखते हैं। इससे आगे की वीडियो में इससे आगे का हम सब डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो ये जो पढ़ा है हमने, इससे अगर आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, आगे सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करवा सकते हैं अपने दोस्तों से, और शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।